सबसे पहले बेटा आप सभी को मेरा नमस्कार। ये है आपकी लेक्चर नंबर 101 और अपना जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो चल रहा है आप लोगों का पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, डाई नाइट्रोजन को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मैंने एक बात बताई थी बेटा, जो आप प्रश्न की बात हुई थी, मैंने आपको बताया था जो बेरियम अजाइड और सोडियम अजाइड था उसका तापीय अपघटन से वो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, थोड़ा उसको देखना। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इसके रासायनिक गुणधर्म भी बताए और मैंने फिर इसके बाद आपने रासायनिक गुणधर्म किए थे। तो बेटा एक समीकरण और थी, और एक समीकरण थी क्या, उसके अंदर उपयोग की हम कह सकते हैं नाइट्रोलिम का क्या करना है अपन को, निर्माण करना है बेटा। और ये एक तरह से बेटा एक उर्वरक है। क्या चीज़ है, उर्वरक है। कहने का मतलब है कि जब कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की अभिक्रिया डाई नाइट्रोजन के साथ कराते हो और टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस ताप लोगे, जब ताप लोगे तो एक यौगिक बनता है जिसका नाम CaCN2 प्लस और यहाँ पर आपको C। तो ये है बेटा, क्या नाम है इसका, नाइट्रोलिम है। क्या नाम है इसका, नाइट्रोलिम। अब ये जो नाइट्रोलिम जो बना हुआ है इसका उपयोग मुख्य रूप से बेटा किसमें किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब उर्वरक के रूप में करोगे तो CaCN2 प्लस 3H2O, कैल्शियम यहाँ पर आपको बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपकी जो अमोनिया है तो वो बनेगी बेटा 2NH3। और ये अमोनिया है ना, इसी का उपयोग किस में किया जाता है बेटा, एक तरह से इसका मुख्य रूप से उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप लोगों को सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, संतुलित आप लोग कर ही लेंगे। और 2NH3, तो ये नाइट्रोलिम का सिस्टम था जो मैंने पिछले वीडियो में तो बताया नहीं क्योंकि समीकरण रह गई थी, इसलिए मैं इसको वापस बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, पिछले वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो एक तो ये है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है नाइट्रोलिम, और इसका नाम है बेटा कैल्शियम कार्बाइड। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड है। ठीक। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा था बेटा, हम उस टॉपिक पर आते हैं फिर वापस। और अपना जो टॉपिक चल रहा था अमोनिया का निर्माण। क्या चल रहा था बेटा, अमोनिया के बारे में। अमोनिया और अमोनिया बनाने की जो औद्योगिक विधि थी, और अमोनिया बनाने की कौन सी बेटी, कौन सी औद्योगिक मेथड, औद्योगिक विधि। और औद्योगिक विधि जो थी तो उसका नाम था बेटा, क्या नाम था उसका, हैबर विधि। क्या नाम था, हैबर विधि। ये इसका हैबर विधि वाला नाम है। अब हैबर विधि के अंदर क्या होता है बेटा, ये औद्योगिक विधि है, अर्थात इसको बहुत अधिक मात्रा में अमोनिया को इस विधि के द्वारा बनाया जाता है और विधि का नाम है हैबर विधि। और हैबर विधि में क्या होता है बेटा, N2 प्लस 3H2 आपस में क्रिया करेंगे, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है बेटा। और टेम्परेचर लगभग यहाँ पर 773 केल्विन है। ठीक, और दाब यहाँ पर लगभग 200 ATM दाब है बेटा। और यहाँ पर आयरन तो उत्प्रेरक है और एमओ क्या है, मोलिब्डेनम एक वर्धक का कार्य है। इसके अलावा यहाँ पर K2O और Al2O3 भी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं बेटा। ठीक है, तो जब आप लोग अभिक्रिया कराओगे तो कंडीशन आपका बनेगा बेटा 2NH3 और प्लस ये डेल्टा H बराबर यहाँ पर अपन नेगेटिव लिखेंगे, अर्थात ये एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। तो ठीक है बेटा, ये बनाने की एक विधि है। सबसे पहली बात है कि बेटा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसमें ये अमोनो है, तो इसमें सबसे पहला अगला जो टॉपिक बनता है इसमें बोला है कि भाई स्टार लगा के हैबर विधि में अधिक अमोनिया बनाने की शर्तें लिखो। क्या लिखो बेटा, शर्तें लिखो। ये प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। हैबर विधि में अधिक अमोनिया या अधिक लब्धि बोलेंगे, अधिक अमोनिया की अधिक लब्धि मतलब मात्रा ही होती है बेटा। लब्धि का मतलब यदि लब्धि आ जाए तो इसका मतलब होता है इसकी मात्रा। हैबर विधि में अधिक अमोनिया बनाने की शर्तें लिखो बेटा। देखो यहाँ पर ये समीकरण है, ठीक है, एक नियम है और उस नियम का नाम है बेटा ला सतेलिए का नियम। ला
सतेलिए ला सतेलिए का नियम। कौन सा नियम? ला सतेलिए का नियम। अब देखो यहां पर अपन जानते हैं N2 और 3H2 आपस में क्रिया करके अमोनिया बना रहे हैं। तो यहां पर इसका 1 मोल है बेटा। कितना मोल है इसका? 1 मोल है। ये कितने मोल है बेटा? ये 3 मोल है। और यहां पर 2 मोल क्या प्राप्त हुई बेटा? अमोनिया। मतलब जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो 2 मोल अमोनिया प्राप्त होती है। ठीक है, ये एक साम्य अवस्था की बात करें तो भाई हैबर विधि में अधिक मात्रा में अमोनिया बनाने की शर्तें लेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर 1 + 2 3, तो यहाँ पर ये टोटल हो गए 4 मोल। और यहाँ पर कितने हो गए बेटा? 2 मोल। ये 4 मोल है, इसको आपको कंप्रेस्ड करना पड़ेगा। कंप्रेस्ड का मतलब दबाते हो तब जाके 2 मोल अमोनिया का निर्माण होगा। तो ला सैतेलिए का नियम क्या बोलता है बेटा? ला सैतेलिए का नियम क्या है? जैसे आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी कि यदि किसी साम्य पर, कोई भी साम्य अवस्था लो, यदि किसी साम्य पर ताप, दाब, सांद्रता आदि का प्रभाव लगाया जाए। किसका? जब किसी साम्य पर ताप, दाब, सांद्रता आदि का प्रभाव लगाया जाए तो साम्य स्वतः ही उस ओर विस्थापित हो जाता है जिधर लगाए गए ताप व दाब का प्रभाव क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। जैसे मैं मेरे हाथ में सुई निडल लगा रहा हूँ, चुबा रहा हूँ, अब मेरा हाथ इस सुई की ओर थोड़ी जाएगा, मेरा हाथ सुई से दूर जाएगा ताकि क्या होगा बेटा? ये जो प्रभाव है वो क्या हो जाए बेटा? नष्ट हो जाए। तो उसको मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर। अधिक मात्रा प्राप्त करने की जो लब्धि है वो तो शर्तें तो अपन लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन सा नियम? अपन ला सैतेलिए का नियम क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। टॉपिक हमारा ये चल रहा है और अधिक लब्धि प्राप्त करने की शर्तें आपको हेडिंग डालनी है। अब क्या है? ला सैतेलिए का नियम। कौन सा नियम? ला सतेलिए का नियम। ला सतेलिए का नियम। जब यदि किसी साम्य पर, ठीक है, यदि किसी साम्य पर ताप कोमा दाब कोमा सांद्रता आदि का प्रभाव लगाया जाए तो साम्य स्वतः ही उस ओर विस्थापित हो जाता है जिधर लगाए गए ताप कोमा दाब कोमा सांद्रता। ताप कोमा दाब कोमा सांद्रता का प्रभाव क्या हो जाए बेटा? नष्ट हो जाए। इसे ही बोला जाता है ला सैतेलिए का नियम। यदि किसी साम्य पर ताप, दाब, सांद्रता आदि का प्रभाव लगाया जाए तो साम्य स्वतः ही उस ओर विस्थापित हो जाता है जिधर लगाए गए ताप और दाब का प्रभाव क्या हो जाए बेटा? स्वतः ही नष्ट हो जाए। तो इसी को बोला जाता है बेटा ला सैतेलिए का नियम। अब ला सैतेलिए का नियम तो हमारा हो ही गया, ठीक। अब बात है कि भाई अधिक अमोनिया बनाने की शर्तें लिखो। अब अधिक बनाने की सबसे पहली बात है दाब उच्च होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है बेटा, चाहिए। क्यों? यहां पर 4 मोल 2 मोल में परिवर्तित करना है तो उसको दबाओगे तभी तो 2 मोल बनेंगे। तो यहां पर उच्च दाब उच्च होना चाहिए। और दाब कितना दिखेगा कंडीशन? 200 ATM। तो भाई ये तो कम से कम दाब होना चाहिए, ठीक है। नंबर अगला, ये देखो बेटा एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। यहां पर ताप कम होना चाहिए, ताप कम होना चाहिए। ताप कम होना चाहिए का मतलब ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर 773 तो लगाओगे ही, लेकिन यह है कि 773 से अधिक मत करना, क्योंकि अपन जानते हैं बेटा कि ये 2 मोल है। यदि ताप बढ़ा दिया तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने के कारण वापस H2 + N2 बढ़ जाएगी, अर्थात ताप कम होना चाहिए। और ताप कम से कम तो आपको 773 केल्विन है, फिर ताप को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये अपने आप मेंटेन करेगा। फिर अगली शर्त क्या लिखेंगे बेटा? N2 और H2 को लगातार प्रवाहित करें और बनी हुई अमोनिया को बाहर निकालते रहें। तो अब कहेंगे अगली शर्त क्या हो जाएगी? N2 तथा H2 को लगातार
प्रवाहित करें, लगातार प्रवाहित करें। ठीक है बेटा। और अगला पॉइंट, बनी अमोनिया को निष्कासित करते रहना चाहिए। ठीक है बेटा। तो बेटा समझ में आ गए होगा आप लोगों के, दाब उच्च होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मोल, इधर की तरफ यदि मोल कम है, अधिक है, और उधर मोल क्या है बेटा, कम है, तो आपको इस साम्य पर दाब को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि इधर मोल कम है और उधर मोल क्या है बेटा, ज्यादा है, तो वहां दाब कम करना पड़ेगा आपको। जब दाब कम करोगे तब जाके आपके उधर की तरफ जो क्रिया कारक है, ये तो आपका रिएक्टेंट हो गया बेटा, और ये क्या हो गया आपका बेटा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कंडीशन के अंदर क्या होगा बेटा, दाब आपको अधिक करना पड़ेगा, फिर ताप कम होना चाहिए 773 केल्विन। N2 तथा H2 को लगातार प्रवाहित करते रहे, देते रहे इसको, और उसके बाद बनी हुई अमोनिया को क्या कर दे बेटा, बाहर निकाले। तो ये है बेटा अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करने की कुछ शर्तें हैं। अब बनी हुई अमोनिया का आपको क्या कराना है बेटा, निर्जलीकरण कराना है। अगला पॉइंट क्या डालेंगे बेटा, अगला पॉइंट डालना है आप लोगों को अमोनिया का निर्जलीकरण। क्या करना है बेटा, अमोनिया का अपन को निर्जलीकरण कराना है, अर्थात जो अमोनिया बनती है उसके अंदर कुछ मात्रा में क्या देते बेटा, पानी। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहली बात प्रश्न ये आता है कि अमोनिया का, प्रश्न क्या है, अमोनिया का निर्जलीकरण सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 क्या बेटा, एक निर्जलीकारक है, सांद्र H2SO4, CaCl2 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, H3 अर्थात हम कहते हैं P2O10, या हम कह सकते हैं P2O10 हो गया। ठीक है बेटा। तो यहां पर ये क्या है, एक निर्जलीकारक है। अमोनिया का निर्जलीकरण सांद्र H2O4, CaCl2 और बेटा P2O5 की से कर सकते हैं, से नहीं किया जा सकता है, क्यों। ठीक। अब सबसे पहले यदि अपन अमोनिया की बात करें कि भाई सांद्र H2SO4 के साथ इसका निर्जलीकरण कराएं, तो अपन अमोनिया क्या करेगा बेटा, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कर लेगा, और क्रिया कर लेगा तो आपका यौगिक बना देगा बेटा अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा। अपन संतुलित कर लेंगे समीकरणों को। तो अमोनियम सल्फेट जब बन गया तो भाई अमोनिया कहाँ रही फिर। दूसरी बात, आप क्या CaCl2 के साथ की बात करो तो 8NH3, ठीक है, और इसके बाद ये बेटा क्रिया करके एक संकुल बना लेगा, कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराई तो CaCl2.8NH3 बन जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद यदि आप लोग किसके साथ क्रिया कराओ, P2O5 के साथ, सॉरी P2O10 के साथ कराओगे, तो आपका बेटा इसके अंदर क्या बनेगा, अमोनियम फास्फेट बनेगा। और अमोनियम फास्फेट बनने के कारण हम कह सकते हैं कि अमोनिया का निर्जलीकरण सांद्र H2SO4, CaCl2 और इसके साथ नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये इनके साथ क्रिया करके क्या बना देता है, यौगिक बना लेता है। इसलिए अमोनिया का निर्जलीकरण इनकी सहायता से, ये निर्जलीकारक है बेटा, ये भी निर्जलीकारक है, ये भी निर्जलीकारक है, और एक ये भी, क्योंकि इनकी उपस्थिति में किसी भी यौगिक में से जल का निष्कासन हो जाता है। तो ये बेटा बात हो गई। अब बात ये समझने की भाई किससे कराते हैं फिर। अमोनिया का निर्जलीकरण जो है ना बेटा, वो कैल्शियम ऑक्साइड से किया जा सकता है। केवल किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से आप लोग अमोनिया का क्या कर सकते हो, निर्जलीकरण कर सकते हो। किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से। अब अगला पॉइंट डालेंगे बेटा, और अगला पॉइंट क्या होगा बेटा, इसके अंदर अपन डालेंगे बेटा अमोनिया के भौतिक गुणधर्म। क्या डालेंगे, अमोनिया के भौतिक गुणधर्म। देखो बेटा अमोनिया ऐसे भौतिक गुणधर्म तो अपन छोड़ो बाद में। अमोनिया, अगला पॉइंट है देखो, अमोनिया निर्माण का प्रवाह चित्र ये आ सकता है। इसलिए मैं वापस बोल रहा हूँ, अपनी किताब के अनुसार नहीं, मैं बताऊँ जैसे बनाना आप। प्रवाह चित्र के अंदर क्या है, इस प्रकार से मैं ऐसे करता हूँ, ये आप लोगों का चित्र पहले बना ही देता हूँ मैं, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ, उसको आप लोग देख लेना,
हाँ बेटा देखो, मैंने ये चित्र है इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉज किया था वीडियो। ये आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर से क्या है कि एक प्रवाह चित्र है। क्या है ये? अमोनिया निर्माण का एक प्रवाह चित्र है। इसके बारे में आपको 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल आपसे चित्र बनवाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले आप H2 और N2 को इसमें प्रवाहित करोगे और ये संपीड़ित कक्ष है जिसके अंदर दाब लगाया जाएगा। दाब कितना होता है? लगभग 200 ATM की बात। फिर उत्प्रेरक कक्ष है और उत्प्रेरक कक्ष के अंदर ये क्या है बेटा, एक ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है और यहाँ टेम्परेचर लगभग कितना होता है? 773 केल्विन रहेगा और ये इसको उत्प्रेरक कक्ष बोला जाएगा। उत्प्रेरक कक्ष के रूप में यहाँ पर Fe भी है और बेटा MO भी है, साथ में K2 और Al2O3 इसकी सक्रियता को और बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पर इसको आप लोग अमोनिया को यहाँ एकत्रित कर सकते हैं। फिर शेष इस अभिक्रिया में क्या होगा कि कुछ शेष मात्रा में N2 और H2 भी रहेगी और वो N2 H2 जो है वापस यहाँ पर आएगी और पंप की सहायता से यहाँ पर वापस संपीड़ित कक्ष में भेजेंगे और ये सिस्टम चलता रहेगा और बनी हुई अमोनिया को अपन क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। टोंटी की सहायता से बनी हुई अमोनिया को बाहर निकालेंगे। तो ये है बेटा किसका प्रवाह चित्र है बेटा? ये है बेटा आप लोगों का अमोनिया निर्माण का प्रवाह चित्र। इसको पॉज करके आपकी कॉपी नोट्स बुक्स के अंदर, आपकी बुक्स के अंदर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बात वो क्यों है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका क्या बना सकते हो? प्रवाह चित्र बना सकते हैं। ठीक है बेटा। अब है नेक्स्ट जो पॉइंट है और वो होगा बेटा क्या? अमोनिया के भौतिक गुणधर्म। अगला पॉइंट है अमोनिया के भौतिक गुणधर्म। नंबर 1 यह है विशेष गंध, तीक्ष्ण गंध वाली, बोले तीक्ष्ण गंध वाली गैस है जिसको सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं बेटा। क्या आ जाते हैं? आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी कभी मौका मिलेगा लैब में तो आप अमोनिया को बताएंगे बेटा। ठीक है बेटा। इस नंबर अगला, इसका गलनांक 198.4 केल्विन तथा क्वथनांक जो है बेटा, क्वथनांक की अपन बात करें तो क्वथनांक होता है बेटा इसका 239.4 केल्विन होता है बेटा। ठीक है बेटा। ठीक है। दूसरी बात, इसको आसानी से द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है बेटा। परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि इसका वाष्प दाब उच्च होता है बेटा। क्या होता है बेटा? उच्च होता है। क्योंकि इसका वाष्प दाब क्या होगा बेटा? उच्च होता है। दूसरी बात, अगला है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है बेटा। कैसी होती है बेटा? क्षारीय। तो इसको आप लोग ब्राउनस्टीन क्लोरी अवधारणा के अनुसार देख सकते हो कि इसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा? क्षारीय होगी। और ये कुछ गुणधर्म है। वैसे ये नीले लिटमस इसका जो जलीय विलयन होता है क्षारीय होता है, दुर्बल क्षारीय। और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है बेटा? नीला। जो क्षार होते हैं वो लाल को नीला करेंगे, जो अम्ल होते हैं वो नीले को क्या कर देते हैं बेटा? लाल कर देते हैं। तो वो कंडीशन होती है अम्लों में। तो इसके कुछ भौतिक गुणधर्म मैंने आप लोगों को अमोनिया के बताए। अगला पॉइंट डालोगे अपना अब रासायनिक गुणधर्म, अमोनिया के रासायनिक गुणधर्म। तो अगला पॉइंट होगा बेटा अमोनिया के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद मैं पीडीएफ में आपको बता ही दूंगा। क्योंकि सबसे पहली बात है धातु हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण। ठीक।
अब धातु हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण करोगे तो बेटा कंडीशन ये आती है कि सबसे पहली बात यदि नंबर 1 अपन जानते हैं कि बेटा धातु हाइड्रोक्साइड की बात करें, सबसे पहले अपन जानते हैं अमोनिया क्रिया करेगा किसके साथ, जल, इसका जल अपघटन कराएंगे तो आपका यौगिक बनता है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यदि अपन किसकी अभिक्रिया कराएं, सबसे पहले FeCl3 की अभिक्रिया आप लोगों ने किसके साथ कराई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई। किसके साथ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो यहाँ एक यौगिक बनेगा जिसका नाम है फेरिक हाइड्रोक्साइड। और फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो अवक्षेप है क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड और इसका रंग हुआ लाल भूरा। कैसा होगा? लाल भूरा। तो इसका अवक्षेपण हो गया। प्लस आपकी क्या बन रही है इसके अंदर बेटा, जब अपन को बात करेंगे तो यहाँ पर लाल भूरा अवक्षेप है। फिर इसके अंदर जो शेष बची है वो क्या बेटी, अमोनिया। क्या बनाओगे? अमोनिया बाहर निकाल देना। ठीक है बेटा। फिर वो संतुलित आप लोग कर ही लोगे इन समीकरणों को, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये अमोनिया प्लस NH4Cl कह सकते हो, अमोनिया तो नहीं, NH4Cl कितने अणु बने वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि 3 अपन को यहाँ पर 3 लेने और यहाँ पर भी 3 NH4Cl बाहर निकाल दोगे। फिर ये तो है बेटा Fe का अवक्षेपण। नंबर 2 क्रिया कैसे कराएं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कराएं। एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ भी 3 NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके क्या बनाएगा, AlOH का होल थ्राइस प्लस 3 NH4Cl। इसका नाम क्या, इसका है श्वेत जिलेटिनी अवक्षेप। श्वेत जिलेटिनी अवक्षेप बनेगा किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। इसी प्रकार से अगला जो टॉपिक डालेंगे इसके अंदर वो है बेटा किसके, आप लोगों का क्रोमियम की बात करेंगे। तो क्रोमियम की बात करेंगे तो यहाँ पर अगला होगा CrCl3 प्लस 3 NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एरो के बाद CrOH का होल थ्राइस प्लस 3 NH4Cl बनाओगे तो यहाँ पर आएगा बेटा इसका हरा अवक्षेप। कैसा आएगा, हरा अवक्षेप आएगा। तो मेरा बेटा कहने का मतलब है कि फेरिक क्लोराइड की क्रिया कराओगे तो उसमें अवक्षेपण होगा धातु हाइड्रोक्साइड का, जिसके अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड लाल भूरा, उसके बाद हरा अवक्षेप किसका है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का, और श्वेत जिलेटिन अवक्षेप आएगा बेटा किसका, वो आएगा बेटा एल्यूमिनियम। अब इसके बाद संकुल का निर्माण करेंगे अपन। किसका निर्माण करेंगे, संकुल का निर्माण। तो अगला टॉपिक क्या होगा बेटा, संकुल का निर्माण। अगला पॉइंट संकुल का निर्माण। संकुल का निर्माण में आप लोग इसकी अभिक्रिया Ag+ के साथ कराओगे, Cu+2 के साथ कराओगे, Zn+2 के साथ कराओगे। ठीक है बेटा। और आप लोग अभिक्रिया कराना चाहते हो इसके साथ अभिक्रिया कराओगे। अब दूसरी बात यहाँ पर बेटा, सबसे पहले Ag की बात करें तो Ag की जो अभिक्रिया है अपन कह सकते हैं भाई AgCl की जो अभिक्रिया है अपन कराएंगे 2NH3 के साथ, तो एक संकुल बनेगा। और संकुल बनेगा बेटा AgNH3 का होल ट्वाइस डॉट Cl, और इसका जो अवक्षेप आएगा वो आएगा श्वेत अवक्षेप। कैसा आएगा, श्वेत अवक्षेप। ये संकुल बना नंबर 1। तो ये किसके साथ अभिक्रिया, या हम कह सकते हैं इसको Ag+ प्लस 2NH3, क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको 2NH3, एरो के बाद क्या आएगा Ag और NH3 का क्या आ जाएगा होल ट्वाइस, और यहाँ पर प्लस लगा दोगे तो ये इसका नाम क्या होगा, डाई सिल्वर फर्स्ट आयन। और इसका अवक्षेप एक तो ये तरीका है, एक उसके साथ कराए CuSO4 के साथ कराए बेटा, किसके साथ, CuSO4 के साथ किसकी अभिक्रिया, अमोनिया की अभिक्रिया। और ये अमोनिया की अभिक्रिया इस प्रकार से कराओगे, यहाँ पर जो अवक्षेप आने वाला है CuNH3 का होल 4 और डॉट SO4, तो यहाँ पर जो है बेटा इसका रंग जो आएगा वो कौन सा रंग आएगा, ये आपका बैंगनी रंग का आएगा। कौन सा रंग, बैंगनी रंग। फिर उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आप लोगों का, जिंक सल्फेट के साथ अपने क्रिया कराना चाहे, कहने का मतलब Zn+2, यहाँ से कह सकते हो बेटा इसकी अभिक्रिया को क्या लिख सकते हो, Cu+2 प्लस 4NH3 एरो लगा होगा तो क्या बनेगा Cu, और NH3 का क्या बनाना है आपको होल 4 और ये +2। और इसी प्रकार से आप लोग क्या क्रिया कर सकते हो, जिंक सल्फेट के साथ कराओ तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस, यहाँ भी अपन को कितना लेना है 4NH3 लेना है, और यौगिक क्या बनेगा आपको, यौगिक बनेगा ZnNH3 का होल 4
और यहाँ पर डॉट SO4। इसी प्रकार फिर यहाँ पर ये किसका निर्माण होगा बेटा, संकुलों का निर्माण होगा। तो बेटा ये वाला आप लोगों का वीडियो नंबर 101 है। इसके अलावा आगे भी है इसके अंदर समीकरण है, वो मैं आपको बेटा नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।